हमारा जो न्यू टॉपिक है प्रोसेस अकाउंट। अगर हम बात करें प्रोसेस अकाउंट की और इसमें हम प्लस कर दें वेरिएंस और एक और टॉपिक प्लस कर दें टारगेट कॉस्टिंग, जो कि आपका नेक्स्ट टेस्ट भी है, तो इसके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 20 मिनिमम। इसका एक मतलब कंफर्म है कि इसमें से 2 सवाल आते हैं हर अटेम्प्ट में। अगर मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट की बात करूं तो लास्ट 2 अटेम्प्ट में जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है बिल्कुल ऑटम 24 की, उसमें क्वेश्चन जो आया हुआ है वो इसका हिस्सा था और यहां से आया था। ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें तो तब ये था और ये था, और अब की बात करें तो जब आपका पेपर हो जाएगा तब पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन से 2 क्वेश्चन आए। और ये मिनिमम 20 मार्क्स होते हैं और मैक्सिमम इसके चले जाते हैं 30 तक। तो एवरेज ये हमेशा 25 प्लस ही आया है पेपर में, 27, 28, इवन के एक दफा एग्जैक्ट 30 भी आ गए। तो ये तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट। ये जो टारगेट कॉस्टिंग है ना, ये तो एक नॉर्मल सवाल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे नॉर्मल सवाल होते हैं कि लेबर ओवरहेड प्लस कर लो। प्रोसेस अकाउंट और वेरिएंस ये डिफरेंट टॉपिक है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग से बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल कॉस्टिंग करते हैं ना, ये उनसे डिफरेंट। आप देखें सीवीपी, टारगेट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग, हम एक ही काम कर रहे थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। फिर ओवरहेड को कहीं जाकर हम अलग अलग कर रहे थे, वेरिएबल और फिक्स को अलग कर रहे थे, वही टेक्निक सीख रहे थे। प्रोसेस अकाउंट क्या चीज है कि प्रोसेस अकाउंट का मतलब यह है कि अगर आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेस से होकर फिनिश होती है, मतलब जैसे आप कोई भी चीज बना रहे हो, जैसे ये जो हम डाइस या ये जो रोस्टम की बात करें, तो अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले लकड़ी होगी, लकड़ी की कटिंग हुई होगी। अब लकड़ी कटिंग के बाद इसको एक शेप दी जाएगी, जैसे वो जो लकड़ियां बनाई हुई हैं प्रॉपर उस शेप में आई होगी, फिर उसको एंड पे पेंट भी किया होगा, मतलब डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के फिर ये फिनिश हुआ होगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर एक प्रोसेस नहीं लगता, डिफरेंट प्रोसेस लगते हैं। जैसे ये पेन की बात करें तो पेन का मटेरियल भी है, आगे एक निब भी है, सिक्का जो इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अंदर एक ये वो उन्होंने चार्जिंग के लिए वो चिप भी बनाई हुई है। तो ये सारी चीजें डिफरेंट प्रोसेस होकर गुजर। तो 99% जो प्रोडक्ट होती है ना उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। अब हमने करना क्या है, वो सारे प्रोसेस की कॉस्ट प्लस करके डिवाइड करनी है एंड प्रोडक्शन के ऊपर। तो बात फिर वही आगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। लेकिन अब क्या होगा, एक प्रोसेस हुआ होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो अगले प्रोसेस में चला जाएगा, तो अगले प्रोसेस का वो इनपुट हो जाएगा। ये इसका पिछले प्रोसेस का कैरिड ऑन अगले प्रोसेस का ब्रॉड ऑन नहीं होता। वजह क्योंकि जो ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन का कॉन्सेप्ट है ना, वो होता है पिछले साल से अगले साल, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस नहीं। तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा ना अपने प्रोसेस का, वो अगले साल उसी प्रोसेस का हिस्सा होगा, लेकिन जो इस प्रोसेस का आउटपुट होगा वो अगले प्रोसेस का इनपुट होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज की कि हमारे पास यहां पर हम करते हैं जी एक प्रोसेस लग गया, प्रोसेस 1। अब इस प्रोसेस 1 में आपने मटेरियल ऐड किया जनाब कोई 1000 kg, और 1000 kg की जो कॉस्ट आई है वो आ गई जनाब, सपोज हम करते हैं जी 20,000। ये आपने मटेरियल ऐड किया। अब ये पॉसिबल है कि 1000 kg जो आपने इनपुट किया, हो सकता है ये 1000 ही बन जाए, हो सकता है ये 900 बने, हो सकता है ये 850 बने। अब इस मटेरियल के ऊपर लेबर लगेगी, सपोज 10,000 के इसके ऊपर लेबर लग गई। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पर जो ओवरहेड आते हैं वो याद रखें अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, अप्लाइड एफओएच, फिक्स और वेरिएबल टोटल। तो अप्लाइड एफओएच सपोज 5000 कर लेते। तो हमारा अब ये क्या है असल में, अगर बताऊं तो ये, अगर सादा सी बात बताऊं तो ये आपके पास है
वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस अकाउंट बेसिकली वर्क इन प्रोसेस ही होता है। अब वर्क इन प्रोसेस में जैसे जैसे मटेरियल ऐड होगा तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, लेबर ऐड होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, ओवरहेड ऐड होंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट। आपको याद होगा कि जब हम वर्क इन प्रोसेस कल क्वेश्चन यानी वो पहले जो 1 2 3 चैप्टर पढ़े थे, उस चैप्टर के अंदर हमने क्या सीखा है कि पहले चीजें खरीदी जाती है फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो जब वो कन्वर्जन में जाती है ना तो क्या होता है कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता जाता है, मटेरियल भी क्रेडिट, लेबर भी क्रेडिट और ओवरहेड भी क्रेडिट। तो ये बेसिकली वर्क इन प्रोसेस आपका डेबिट हो गया। अब या तो ये तैयार हो जाएगा या फिर इसे हम कहते हैं ट्रांसफर आउट, या हम कह सकते हैं प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 2 में अगर फिलहाल हम समझते हैं कि कोई लॉस नहीं हुआ तो कितने केजी चले जाएंगे 1000 केजी। और प्रोसेस 2 में जब जाएंगे तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लग चुकी है, ये हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गया। अब इसमें नॉर्मल अकाउंटिंग से हट के एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है क्या, क्वांटिटी। इसका क्वांटिटी लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, अमाउंट। ये आपका एक तरह का प्रोसेस 1 पूरा हो गया। तो अगर प्रोसेस 1 में ही वो चीज तैयार हो गई तो वो हमसे क्या पूछेगा, बताओ पर यूनिट कितने में तैयार हो गया। तो क्या कहेंगे 35,000 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे, चीज तैयार हो जाएगी। अब अगर ये यहां पर तैयार नहीं हुई, प्रोसेस 2 में चली गई, अब प्रोसेस 2 में हम प्रोसेस 2 बनाएंगे। प्रोसेस 2 में क्या होगा, बिल्कुल वही चीज हो पहले सबसे पहले तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर इन या प्रोसेस 1। वहां से कितने यूनिट आए 1000 और कितनी कॉस्ट लग चुकी है 35। सोना नहीं है, दो तरीके हैं, एक होता है रट्टा, मैं आपको एक लेजर बनाकर दे देता हूं, चीजें सारी लिख देता हूं, उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, याद कर लो। दूसरा है प्रोसेस बाय प्रोसेस ना समझते जाओ, तो उसके लिए फिर आपको ना मेंटली तौर पर जागना पड़ेगा, मतलब ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि अब आप क्लास में, तो इसके लिए फिर आपको ना थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। अब मोस्टली क्या होता है प्रोसेस 2 के अंदर मटेरियल थोड़ा लगता है, सबसे ज्यादा मटेरियल कहां लगता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कहां लगता है, लग भी सकता है प्रोसेस 2 में और नहीं भी लग सकता। सपोज दैट आपने मटेरियल मजीद ऐड कर दिया 100 केजी, और 100 केजी की सपोज वैल्यू है 4000। फिर यहां पर लेबर सपोज यहां पर लगी 8000, फैक्ट्री ओवरहेड, और यहां पर कौन से फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आ गया सपोज दैट 6000। और अभी हमने समझा कि हमारा कोई भी चीज आया नहीं हुई, तो अब आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन गई फिनिश्ड गुड्स, इसे आप आउटपुट कह सकते हो, ट्रांसफर आउट नहीं कहना। ट्रांसफर आउट कब कहते हैं, जब अगले प्रोसेस में जाएगी। तो अगर फिनिश्ड गुड्स तैयार हो गई है इस प्रोसेस में, या तो फिनिश्ड गुड्स लिख लो या आउटपुट लिख लो। सपोज दैट अभी कुछ जाया नहीं हुआ, तो चीज कितनी तैयार हो गई 1100 की, 1100 केजी बन गया, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 53,000, और यहां पर भी 53,000 आ जाएगा। और अगर हमें कोई कॉस्ट पर यूनिट पूछता है फिनिश्ड गुड्स की, तो 53,000 डिवाइडेड बाय 11, गॉट इट। अब यहां पर यह काम है कि अगर आपके पास दो प्रोसेस में काम होता है, तो आपने पहले प्रोसेस 1 में मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड वो सारे ऐड हो जाएंगे, फिर इससे जो बनेगा टोटल कॉस्ट पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। मेन हमारा टारगेट ही यही है कि कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर, ठीक होगी बात। एक तो पहला का। अब हम फिलहाल एक प्रोसेस पे काम करेंगे, प्रोसेस 1 पे आज, और प्रोसेस 1 पर कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर हम प्रोसेस 2 पे चले जाएंगे, ठीक है, ताकि प्रोसेस 1 की वर्किंग सारी कंप्लीट हो जाए हमारी। क्या कुछ हो सकता है प्रोसेस 2 में, सारा कुछ वही होता है, सिर्फ एक चीज उसमें ट्रांसफर इन होता है।
मतलब जो पिछले प्रोसेस का सारा मटेरियल यानी टोटल कॉस्टिंग है वो अगले प्रोसेस में कैरी फॉरवर्ड हो जाए। चले जी, अब पहला कि अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो हमने सिंपल जितना कुछ कॉस्ट लगी है उससे जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए। दूसरा, अगर नॉर्मल लॉस होता है, अगर नॉर्मल लॉस होता है, अगर नॉर्मल लॉस में ना तीन बातें होती हैं। नॉर्मल लॉस का पता तो है ना, एक्सपेक्टेड लॉस, कि वो लॉस जिसने होना ही होना है, जो प्रोसेस का हिस्सा है। अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करें, नॉर्मल लॉस में तीन बातें होती हैं। एक बात होती है नॉर्मल लॉस विद नो स्क्रैप वैल्यू। नॉर्मल लॉस विद स्क्रैप वैल्यू। नॉर्मल लॉस विद डिस्पोजल कॉस्ट। नॉर्मल लॉस के बाद में बातें ही तीन है। चौथी बात है इसको फाइंड कैसे किया जाता है। वो तो एक मैदान जंग है ना, कि आपने जंग में एक चीज सबसे बड़ी टारगेट होती है ना, वो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी फाइंड करना होता है। नॉर्मल लॉस, पहली बात, उस लॉस को कहते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि इतना होना ही होना है या हमेशा इतना होता ही है। नॉर्मल लॉस में जितना इनपुट होता है फिर क्या उतना ही आउटपुट होता है? नहीं, जितना आप इनपुट करोगे, जितनी क्वांटिटी इन करोगे, हो सकता है उससे कम क्वांटिटी मिले। तो जो हमारा नॉर्मल लॉस है, सपोज जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने कपड़े सिलवाने हैं तो कपड़े सिलवाने के लिए एक क्वांटिटी खास कपड़े की जाया होती है। कुछ लोग कहते हैं जो कपड़े की क्वांटिटी जाया होती है ना, वो छोटे बच्चे का एक सूट बना दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक तरह की उसकी स्क्रैप वैल्यू है, या उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? बाय प्रोडक्ट। तो हम फिलहाल कहते हैं जी वो स्क्रैप वैल्यू को उसी हालत में बेच देंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। या तो कुछ भी नहीं बचा, जो जाया हुआ वो कंफर्म जाया, या उससे हाथ से कुछ हो गया, या उसको डिस्पोज करने पे खर्चा आया। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, नॉर्मल लॉस की अब ना जरा अच्छी बातें शुरू हो गई हैं, तो इसलिए जरा ध्यान से बातें सुनना। नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है ना, वो ऑलरेडी मटेरियल के अंदर शामिल होती है, और वो शामिल होनी भी चाहिए। नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसको हम अलग नहीं करते। कैसे? मिसाल के तौर पर आपने 1000 यूनिट बनाया, 1000 यूनिट इन किया, उसके ऊपर खर्चा आपका आ गया 10,000। अगर 10,000 के 1000 यूनिट का 10,000 और 1000 यूनिट ही आउटपुट आ गया, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 10। अब अगर देखें आपने 1000 इन किया, खर्चा कितना आया? 10,000। लेकिन इससे जो क्वांटिटी बनी वो 10,000 नहीं, 1000 नहीं, 950 बनी। 50 हमारे नॉर्मली लॉस हो गए। तो अब हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे? मतलब जो आपकी नॉर्मल कॉस्ट होती है या नॉर्मल लॉस की कॉस्ट होती है, वो गुड यूनिट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। अब आप देखें तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब है नॉर्मल लॉस को याद रखें, उसके जो यूनिट लॉस हो जाते हैं वो यूनिट से माइनस कर देते हैं, हम नीचे डिवाइड करते हैं गुड यूनिट्स पे। लेकिन जो अमाउंट है, अमाउंट टोटल लेते हैं। इसका मतलब है जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट के अंदर ही है। नॉर्मल लॉस, अक्सर कहते हैं कि नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आपने सुना होगा कि नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती। ट्रेड हमने प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा। क्यों नहीं एंट्री होती? वो एंट्री होती है उसकी वजह, क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर हिस्सा बन जाता है और वो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आ रही होती है। जो 10 रुपए आनी थी ना, वो 10 पॉइंट समथिंग होगी। तो नॉर्मल लॉस एक तो एक्सपेक्टेड लॉस है, और दूसरा इसकी कॉस्ट फाइंड करते वक्त कभी भी कॉस्ट में कुछ नहीं करते, यूनिट
से माइनस कर देते हैं जितने नॉर्मल लॉस पे, मतलब गुड यूनिट पे डिवाइड कर देते हैं। अब अगली बात आ जाए, अगर स्क्रैप वैल्यू, ये हमने पढ़ा हुआ है, स्क्रैप वैल्यू से मुराद है कि जितने यूनिट जाया हुए हैं वो स्क्रैप के तौर पर बिक जाएंगे, तो क्या कि कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। तो फिर वही बात, अगर नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट आ गई तो फिर ऐड हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो कॉस्ट में कुछ नहीं होगा, स्क्रैप वैल्यू मिली है उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर डिस्पोजल कॉस्ट आई है स्क्रैप को तो वो उतनी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी ये तीनों चीजों की कि किस तरह से हमने पेपर में कैसे हैंडल करना है, ये तो आपको आइडिया हो गया ना पेपर में कैसे हैंडल करना है। सपोज दैट वो कहता है कि आपके पास ना जो मटेरियल लगा है, मैं आपको ना प्रोसेस के ही साथ बताता जाता हूं क्योंकि काम तो हमारा ये है, लेकिन वो आपको तो अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा ना। यहां पर हम लिखते हैं यूनिट, इसे कहते हैं मेमोरेंडम कॉलम, ये हमारा है अमाउंट, यहां पर भी हम लिखेंगे यूनिट और यहां पर लिखेंगे अमाउंट। ये जो आपने सिंगल कॉलम पढ़ते हैं ना लेजर के अंदर मोस्टली, तो ये जो यूनिट वाला कॉलम है इसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम कॉलम क्वांटिटी का। सपोज हमने कहा जी मटेरियल ऐड हुआ, मटेरियल ऐड हो गया जनाब 10,000, 1,000 यूनिट्स 10,000 रुपए, लेबर भी लगी 8,000 की, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी लग गया 4,000 कर लेते हैं। ये हमारा हिस्सा होता है, अगर ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए इनपुट, मतलब ये आपकी प्रोडक्शन पे लगा, इसका आउटपुट क्या है, इसके आउटपुट में क्या है जनाब 100 यूनिट लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट लॉस हो गया और उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, बाकी क्या आ गया आउटपुट। इस आउटपुट को क्या होता है, मतलब ट्रांसफर आउट भी कह सकते हो, इसको आउटपुट भी कह सकते हो, अगर पहली प्रोसेस में चीज तैयार हो गई तो फिनिश गुड्स भी कह सकते हो। अब यहां तक सवाल वो हमें किसी ना किसी तरीके से बताएगा, तो हमारा काम क्या होगा कि यूनिट का टोटल करेंगे, तो जितना हमारा बच जाएगा वो हमारा गुड प्रोडक्ट। कॉस्ट का भी टोटल करेंगे, कितना आगे कॉस्ट का टोटल 22,000, बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 22,000, गॉट इट। अब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है 22,000 और आपका खर्चा कितना आया है, सॉरी यूनिट कितने बने हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, 22,000 को 1,000 पे डिवाइड करोगे या 22,000 को 900 पे डिवाइड करोगे, 900 पे डिवाइड। ये अब आपका ना क्वेश्चन हर अगली आने वाले प्रोसेस के अंदर आपका भी क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। अब हमने क्या करना है 22,000 को 900 पे डिवाइड करना है, हमारे पास आंसर, ठीक होगी बात। नेक्स्ट, अगर वो कहता है कि जनाब आपकी ना ये जो 100 यूनिट हैं ये बिक भी गए हैं 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अभी तो ये है ना कि इनपुट और आउटपुट, इसमें आउटपुट क्या होता है, एक नॉर्मल लॉस में आ गया और एक फिनिश या गुड यूनिट आ गया। अब अगला प्रोसेस हमारा है कि अगर हमारा इसको ना किताब के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कॉस्ट फाइंड करते वक्त, वो कहता है जी कॉस्ट होगी 22,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट से 1000 माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है। आपके पास पर यूनिट कॉस्ट वो ले देते, लेकिन ये आप फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट करना है। फिर वो नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा कि अगर हमारी डिस्पोजल कॉस्ट आएगी, सॉरी स्क्रैप वैल्यू की उसमें से माइनस कर देते, डिस्पोजल कॉस्ट आएगी इसमें ऐड कर देंगे, बाकी सारा यही। तो अगला ऐसे ही हमारे पास प्रोसेस अकाउंट सपोज दैट है, कितनी चीजें ऐड होगी फिलहाल 3, यहां पर यूनिट, यहां पर अमाउंट, यहां पर क्या लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, बस एक चीज हम नहीं लिखते यहां डेट। सबसे पहले वो कहता है कि जनाब आपके पास मटेरियल लगा
1000 यूनिट 10,000 का। आपके पास लेबर लगी 8,000 ही कर लो। आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड लगे, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड 4,000। ये मैं बार बार अप्लाइड इसलिए बोल रहा हूं, जब गिवन ही एक हो ना तो फिर वही अप्लाइड है, चाहे वो एक्चुअल है चाहे वो बजटेड है। ये जब सारे गिव आ जाए ना सारी फैमिली ओवरहेड की तो फिर अप्लाइड है, या 2 आ जाए या 3 ही तो टोटल है। उसके बाद अब आउटपुट की बारी आ गई। 100 यूनिट लॉस हो गया जी, नॉर्मल लॉस। और 1 यूनिट आपका 5 रुपए का बिक भी गया, 5 का नहीं 2 रुपए का बेच दो। स्क्रैप वैल्यू उसकी 2 रुपए आ गई, स्क्रैप वैल्यू 2 रुपए पर यूनिट। तो यहां पर कितना आ जाएगा 200। अच्छा, जो चीज हमारी कॉस्ट में से माइनस होनी है ना वो दूसरी साइड पर आनी है, जो चीज ऐड होनी है वो इसी साइड पर आएगी। ये तो वैसे ही कॉमन सेंस है, ठीक है। जो चीज प्लस होनी है वो कॉस्ट डेबिट साइड पर आएगी और जो चीज माइनस होनी है वो क्रेडिट होगी। तो स्क्रैप वैल्यू हमारी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं कि जनाब बस खत्म, बाकी हमारा आउटपुट ही होना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वांटिटी के कॉलम क्लोज करेंगे और यहां पर हम लिख देंगे आउटपुट या फिनिश गुड्स 900 यूनिट। फिर हम इसका टोटल करेंगे, ये कितना आ गया 22,000 ही, और इधर भी हम 22,000 लिखेंगे। लेकिन अब हमने नॉर्मल लॉस से हासिल होने वाले पैसे माइनस हो जाएंगे, तो कितनी अमाउंट आ गई, कितना 21,800। और अब जब पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है तो 21,800 को 925, मतलब तरीका वही है जो आपने नॉर्मल आपको पता है, बस ये है कि प्रोसीजर के तहत हम आ रहे हैं। ओके होगी बात। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस का लास्ट, अगर उसकी डिस्पोजल कॉस्ट बताई तो फिर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भी तरीका वही है, प्रोसेस 1, इसके ऊपर मटेरियल लगेगा, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। हमने कहा जी मटेरियल 1000 केजी ऐड किया तो 10,000 रुपए लग गया, लेबर 8,000 की लगी, फैक्ट्री ओवरहेड 4,000 के लगे। इसका जो आउटपुट था वो एक नॉर्मल लॉस था 100 यूनिट का, और एक आउटपुट था, तो आउटपुट कितनी आएगी 900। अब वो कहता है कि इसके ऊपर स्क्रैप वैल्यू नहीं मिली, कुछ मिला नहीं, बल्कि उसको क्योंकि ऐसा कोई खतरनाक केमिकल था कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर इस आपने ये प्रोडक्शन करनी है ना तो इसकी जितना नॉर्मल लॉस होगा ना वो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल डिस्पोज ऑफ करना है। तो उसको डिस्पोज ऑफ करने पे हमारा खर्चा आएगा। तो अकाउंटिंग यार ये रूल होता है कि अकाउंटिंग की जहां कॉस्ट आती है ना तो जहां इनकम उधर कॉस्ट, जहां कॉस्ट उधर इनकम। अगर उसका स्क्रैप वैल्यू आप कॉस्ट में से माइनस कर रहे हो ना तो उसकी डिस्पोजल कॉस्ट में ही ऐड हो, आया तो खर्चा है ना आपका, एक एडिशनल और खर्चा हो गया, तो यूनिट उधर ही आएंगे, लेकिन उसकी जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो इस साइड पर आ जाएगी। डिस्पोजल कॉस्ट वो 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आ गई तो 300। क्वांटिटी नॉर्मल लॉस की आउटपुट ही है हमारा, मतलब 1000 के साथ क्या क्या हुआ वो आपने दूसरी साइड पर दिखाना है। 100 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गए, 900 यूनिट आपके तैयार पड़े हो। अब उसके ऊपर आने वाला खर्चा डेबिट साइड पर आ रहा है और उससे जो क्रेडिट साइड पर आएगा वो हमारे गुड यूनिट पर डिवाइड हो। यहां तक ओके है। अब नॉर्मल लॉस का ये लास्ट था, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगी तो यहां पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, अगर स्क्रैप वैल्यू आएगी तो यहां पर लिख देंगे, और अगर डिस्पोजल कॉस्ट आएगा तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर ये तो लेजर को भी याद कर लेना तो दिमाग में भी चलाना, अच्छा कॉस्ट में ये प्लस माइनस कैसे हो, क्योंकि कभी कभी हमें कैलकुलेटर में भी काम करना पड़ सकता है। ठीक होगी बात। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह से ये कंप्लीट कर दिया कॉलम, और कॉस्ट भी टोटल कर ली। अब टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 22,300, इधर भी क्या लिखेंगे 22,300, तो यहां पर भी आ गया 22,300।
तो अगर मैं आपसे पर यूनिट कॉस्ट पूछूं तो क्या करोगे, 22,300 को 900 पे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर। ये तो था आसान प्रोसेस। अब हम जाने लगे अब नॉर्मल लॉस। एक तो था ना नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस तो कॉस्ट का हिस्सा होता है, उससे कुछ मिल गया तो माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट आई तो प्लस कर देंगे, वरना खामोश रहेंगे। अब है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कहते हैं किसे, एबनॉर्मल कहते हैं एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा लॉस हो जाए, एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा लॉस हो जाए, जो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी ना हो। नॉर्मल लॉस ना प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है, और जो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड लॉस को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब वो ना डिफरेंट तरह से एबनॉर्मल लॉस फाइंड करके देते। सपोज दैट एबनॉर्मल लॉस, और इसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो होता है, इसको हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉस। अब सपोज आपने 10,000 इनपुट किया था, ये हमारा है इनपुट 10,000 यूनिट्स। हमने सोचा था नॉर्मल लॉस है कर लेते हैं जनाब 2%। नॉर्मल लॉस क्या है 2%। एक्चुअल आउटपुट वो आ गया हमारे पास, ये 10,000 यूनिट्स लिए हैं तो 9,000 यूनिट्स। हमने 10,000 इन किया था केजी या यूनिट, 2% नॉर्मल लॉस था, एक्चुअल आउटपुट आ गई 9,000। ठीक है। अब वैसे तो बाद में हम बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है। सिंपल आप बताएं कि आपने सोचा था कितना नॉर्मल लॉस आएगा 2%, तो 10,000 का 2% कितना है, कितना, तो हमारे पास तो फिर 9800 बनने चाहिए थे ना, कितने बनने चाहिए थे, लेकिन आपका तो एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है, इसका मतलब है 800 और जाया हुए हैं, 800 और जाया हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से जो ज्यादा लॉस हो जाए, नॉर्मल लॉस से जो ज्यादा लॉस हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस को फाइंड करने का एक तरीका भी हम सीखते हैं। याद रखिए ये वैसे रफ वर्किंग करवा रहा हूं, ये कल इसका प्रॉपर बात करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे इनपुट और यहां पर लिख देंगे आउटपुट, और ये सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है। इनपुट हमारा कितना था 10, अब आउटपुट हमारा नॉर्मल लॉस की बात हो रही है, एबनॉर्मल लॉस की बात हो रही है, और आउटपुट की बात हो रही है। 10,000 पूरा करना है आपने, जितना इन किया है उतना पूरा करना है। उसने कहा है कि जनाब आपके पास 2% तो नॉर्मल लॉस है, 2% नॉर्मल लॉस है, वो कितना आ गया 9,000। उसने कहा जी एक्चुअल चीज तैयार हो गई है, तो नॉर्मल लॉस 200 था, तो बाकी कितना बच गया, आपने इसको पूरा करना है तो 800। हमने इस तरह से फाइंड किया करना। एबनॉर्मल लॉस अभी सबसे जो अच्छी वर्किंग है ना प्रोसेस काउंट के थ्रू, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की है। अभी तो आपको ना मैं यूनिट बताता जा रहा हूं, जब खुद से फाइंड करने पड़ेंगे तो टाइम लगेगा। जब वो उसने परसेंटेज दी होगी, कभी वो कहेगा जी इतना इनपुट है उसका इतना लॉस है, कभी अब नॉर्मल लॉस दरमियान में पता चलेगा, कभी एंड पे पता चलेगा, कभी स्टार्ट में पता चलेगा। तो वो सारी चीजें हमने सीखनी है। फिलहाल हम आउटपुट यूनिट फाइंड करने का तरीका सीख रहे हैं। इस साइड पर क्या आएगा इनपुट, इस साइड पर क्या आएगा आउटपुट। आपने इनपुट को आउटपुट के यूनिट के बराबर करना होता है। जो डिफरेंस आएगा वो एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, नॉर्मल लॉस हो सकता है, वो आउटपुट हो सकता है। जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो लिख लेंगे, जो फाइंड कर सकते हैं वो कर लेंगे, जो बैलेंस आएगा वो अगली चीज होगी। अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट की बात करते हैं। सपोज आ जाए उसी प्रोसीजर में
प्रोसेस अकाउंट। यहां पर हम लिखेंगे यूनिट, यहां पर लिखेंगे अमाउंट, यहां पर लिखेंगे यूनिट्स, यहां पर लिखेंगे अमाउंट। सपोज दैट हमारा मटेरियल लग गया 10,000 की बजाय 1,000 कर लेते हैं और यहां पर 10,000 कर लेते हैं। लेबर लग गई 8,000, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड लग गया है 4,000। अब जरा जाग लो क्योंकि बात यहां से शुरू होने लगी, पहले तो नॉर्मल था। अब मैंने कहा कि जनाब इससे हमारा 2% नॉर्मल लॉस हो गया या 5% कर लो। हमने लिखा जी नॉर्मल लॉस, 5% नॉर्मल लॉस कितना बनेगा? 1000 का 5% 500 50। चार यूनिट हमारे लॉस हो गए। वो कहता है जो एक्चुअल आउटपुट तैयार हो गई, वो कहता है कि जनाब आपके एक्चुअल में 900 यूनिट तैयार भी हो गए। 900 कर लो चाहे 840 कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटिटी क्लोज करो 1000, इधर भी 1000। क्या साइड पर 1000 पूरा आ रहा है? तो वो क्या आएगा? एबनॉर्मल। कभी आपको एबनॉर्मल लॉस देगा, नॉर्मल लॉस फाइंड कर लेंगे। मतलब वही जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं, कोई एक वैल्यू मिसिंग करेगा, अगर बराबर आ गया तो एबनॉर्मल लॉस ना होता, अगर बराबर नहीं आता तो एबनॉर्मल लॉस है। तो कितना है एबनॉर्मल लॉस? 100। अब क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा आपका जी। वो कहता है जी ना आप नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल या नॉर्मल लॉस से पर ये मिसिंग हो सकती है, मतलब एबनॉर्मल लॉस हो लेकिन नॉर्मल लॉस हो। सॉरी मुझे समझ नहीं लगी। देखें तीनों में से कोई एक मिसिंग हो सकता है। अभी तो 4 चीजें हैं साइड पर टोटल, चारों में से जो जो गिवन होगा वो लिख देंगे। जो कंफर्म है ना वो सिर्फ ये है, इसने कंफर्म होना ही होना है। बाकी जो गिवन होगा वो लिख लेंगे। अगर गिवन के साथ ये बराबर आएगा तो फिर दूसरा कुछ भी नहीं होगा, और अगर बराबर नहीं आ रहा होगा इसका मतलब है नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल, ठीक है। और ये साथ साथ ना पूछते जाना है, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों की ना तैयारी अगर आप करना चाहो तो बहुत आसान है। 25 तारीख तक आपको टारगेट दिया हुआ, वो अगर टारगेट आप अचीव कर लेते हो और ये साथ साथ लेकर चलो तो आप लोगों की 60 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो जाए मिनिमम। ये 3 चैप्टर साथ साथ, और जो क्योंकि इस दफा बाकी अल्लाह को पता, इस दफा प्रोसेस और वेरिएंस का ही सवाल आने के चांसेस, यानी स्ट्रॉन्ग चांसेस है प्रोसेस और वेरिएंस। तो इसलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि कोशिश करनी है कि इसको साथ साथ, और ये मुश्किल भी नहीं है, मैंने मुश्किल होने नहीं देना, जो मुश्किल होने देना था वो मैंने कर दिया था, इसको नहीं होने देना। क्योंकि आप मुझे पता है कि अगर अब इसको मैंने मुश्किल करने की कोशिश की ना तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग ना टीचर के हाथ में होती है कि आपको मुश्किल लगनी है या आसान लगनी है। अगर मैं चाहता जो आप लोगों को ये जो सुल्तान वाला कल वाले क्वेश्चन किए थे इसमें जो जो ट्रिक्स थे मैं आपको पहले ही बता के भेज देता, आपने कहना था ये सवाल तो बहुत आसान है। लेकिन जब आपसे सवाल करवाया गया तो आपको मुश्किल लगी। अक्सर बच्चों ने मुझे कहा कि सर जब आप क्लास में करवाते हो ना समय लग रही होती है, और जब हम खुद करते हैं ना वो जाहिर सी बात है, अभी आप लोग हो ही क्या। अगर आप ये कहे कि आपको क्वेश्चन पहली दफा समझ लग गया तो फिर हम गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग का सवाल आपको पहली दफा समझ लग जाए और बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन करने लगो समझ? ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगना पड़ेगा, फिर आपको समझ लगना शुरू होगा। तो ये एक नॉर्मल बातें हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल ना समझ लगना नॉर्मल बात है, पहली दफा समझ लग जाना एबनॉर्मल बात है। तो ये प्रैक्टिस से समझ लगेगी, और प्रैक्टिस क्या है कि एक एक दफा आप कर चुके हो, दूसरी दफा आप करोगे, तीसरी दफा एग्जाम में तो हो जाएगा। चलो जनाब अब आ जाते हैं इसकी कॉस्टिंग की, मेन काम ही इसकी कॉस्टिंग है। अब जरा ध्यान से सुनना है। सपोज दैट बाद में मैं ना ये एक दफा सारा पढ़ा के ना फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। ये जो 50 यूनिट है ना इसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है 2 रुपए पर यूनिट, स्क्रैप वैल्यू एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट।
तो ये तुम्हारे पास आ गया 100। डन। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट वही पुराना है। अब नॉर्मल लॉस के लिए आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब नॉर्मल लॉस जैसे आउटपुट है ना, वैसे अब नॉर्मल लॉस मतलब उसकी भी 5 यूनिट कॉस्ट निकलेगी। अगर अब नॉर्मल लॉस एंड पे पता चला तो बहुत जिंदगी आसान हो गई, उस पर पूरी कॉस्ट लग चुकी है। अगर अब नॉर्मल लॉस का एंड पे पता चला तो उसके ऊपर पूरी कॉस्ट लग चुकी है। और आपकी जिंदगी के लिए भी यही अच्छी बात है कि अगर उसने साइलेंट है, अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज नहीं बताई, तो आपने क्या अज्यूम करना है, एंड पे पता चला उस पर मटेरियल भी पूरा लग चुका है, लेबर और ओवरहेड। इसका मतलब यह है कि ये जो आपने कॉस्ट फाइंड किया, करो जरा कॉस्ट फाइंड, कितनी आ गई, 22,000। ये 22,000 एलोकेट होनी है इन दोनों के ऊपर। 22,000 एलोकेट होनी है 840 के ऊपर और 110, 50 के ऊपर तो होनी नहीं है। तो जब हमने करना है, हमारे पास जब कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है, अभी ये एक बाद में प्रोसीजर आएगा, फिलहाल डायरेक्ट 22,000 तो आपकी कॉस्ट लग चुकी थी, माइनस 100 डिवाइडेड बाय 840 प्लस 110, 50 नहीं, जिसके ऊपर आपने एलोकेट करनी है ना, यूनिट भी वही लेने हैं। आपने एलोकेट करना है 840 प्लस ऊपर वाली कॉस्ट, इनकी कॉस्ट है। तो कितना आ गया जनाब पर यूनिट कॉस्ट, कितना 23। अब 110 मल्टीप्लाइड बाय 23 और 840 मल्टीप्लाइड बाय 23, नहीं समझ लगी। देखें, जब भी आपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, पहले तो हम डायरेक्ट ही कर लेते थे ना, लेकिन अब हमारा वही फार्मूला आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट का। कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस, और यूनिट में से यूनिट माइनस करते होते हैं, लेकिन हमने अपोजिट अप्रोच अप्लाई की है कि जिन यूनिट्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है ना, वो यूनिट डिवाइड कर दो। और वो कैसे फाइंड हो सकते हैं, टोटल में से नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, टोटल यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, या नॉर्मल लॉस के अलावा बाकी यूनिट ऐड कर दो। क्लियर। मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये फॉर्मेट आने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर काम आने। तो कितना आ गया जनाब, 25 और ये 19। अगर आपका आंसर 22,000 इधर आ जाता है तो आपका सवाल ठीक है, वरना गलत है। अब आ जाए हम उसके ऊपर टैली करने के ऊपर। अगर आपका दोनों साइड बराबर हो जाती है तो आपका सवाल ठीक है, वरना आपका सवाल गलत हो जाता है। तो ये है कि जनाब अगर आपके पास नॉर्मल लॉस क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो हमने इस तरह से डील कर। भाईजान नहीं आ रहा, 2195। अच्छा पॉइंट्स की वजह से हो रहा है। आप ऐसा करो, जो आंसर आ रहा है ना उसी को डायरेक्ट 110 और 840 से मल्टीप्लाई करें। अब चले रहने दें, आपने करना क्या है, डिफरेंस इधर लिख दो सारा, एलोकेट ही है। वो ये पर यूनिट करके ना, अच्छा पर यूनिट करके वही बात तो वही आ गई ना, आपने वो मतलब ये है कि आंसर एग्जैक्ट आ जाता है। अगर राउंड ऑफ का फर्क आ भी रहा है ना तो कोई मसला नहीं, जो डिफरेंस है ना वो इधर ऐड कर दो, वो जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो 22,000 में से 100 और 2510 माइनस कर दें, कितना आ गया, 19370। कोशिश करते हैं कि पॉइंट के बाद ना 2-4 डिजिट ले देते हैं तो ये जो डिफरेंस है ना वो कम से कम रहेगा। अगला सवाल, अच्छा एक बात वैसे लिख लो, अब नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है ना उसको प्रोसेस अकाउंट में नहीं लिखते। अब नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है वो कभी भी प्रोसेस अकाउंट के अंदर नहीं आएगी, वो अदर इनकम में चली जाती है। अब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस अकाउंट में आती है। अब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस अकाउंट के अंदर, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हो, रिकवरेबल वैल्यू भी कह सकते हो। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस अकाउंट के अंदर आती है, उसकी डिस्पोजल कॉस्ट भी उसके अंदर आती है। अब नॉर्मल लॉस का
यही अमाउंट जो उसके ऊपर कॉस्ट लग चुकी है ना, सिर्फ वही आती है, अदरवाइज। एक और सवाल लिखे फिर। डिस्पोजल कॉस्ट है नहीं, मैंने आपको एक बात तरीकाकार बताया है, जिसकी इनकम आएगी उसी का एक्सपेंस आएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता नहीं है। चलें सवाल लिखेंगे, जरा अच्छा सा सवाल लिखते हैं। इनपुट है जनाब, कॉमन सेंस वाला, वन 1000 यूनिट्स, जिसके ऊपर मटेरियल लग चुका है 15,000 का, लेबर लग चुकी है 7,000 की, फैक्ट्री ओवरहेड लग चुके हैं 8,000। ठीक है, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है जनाब, इसके ऊपर कर लेते हैं 10%। एक्चुअल आउटपुट, चलो पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक्चुअल आउटपुट वो कर ले जनाब 820 यूनिट्स। हाँ जी, इसका प्रोसेस कौन बनाकर दिखाओ जल्दी से। इनपुट 1000 यूनिट, मटेरियल 15,000, लेबर 7,000, फैक्ट्री ओवरहेड 8,000, नॉर्मल लॉस है 10% और एक्चुअल आउटपुट है 820। आपने देखना है आपका प्रोसेस कौन बराबर आ रहा है या नहीं। हो गया, बराबर है। सही है भाई, नहीं आ जाए। हो गया सबका। हाँ जी, हाँ होता है, नॉर्मल लॉस ना हो ये जरूरी है। अब वो कह देता है कि भाई, वो कहेगा, और अगर वो कुछ नहीं बताता तो हम उसको नॉर्मल लॉस कंसीडर करेंगे। मेन हमने देखना है कि हमारा इनपुट आउटपुट होगा या नहीं, वो सारी क्वांटिटी आपने पूरी करनी है। जी देखिए जरा अपना सॉल्यूशन देख ले, कैसे देखे हुए। चले सपोज मैं बोलता जाता हूं, आपके डेबिट साइड पर दो कॉलम होने चाहिए, एक यूनिट का और एक रुपीस का। मटेरियल 1000 और कॉस्ट कितनी 15,000, फिर लेबर 7,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 8,000। ओके, अब हमने इसकी क्वांटिटी का पहले कॉलम पूरा करना है। क्या करना है? क्वांटिटी का कॉलम पूरा करना है। अब क्वांटिटी में नॉर्मल लॉस है 100 और आउटपुट कितना है 820। और हमने क्योंकि बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम क्या समझेंगे
एबनॉर्मल लॉस 80। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस के बारे में उसे ये नहीं बताया कि उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू भी है, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं है। ओके होगी बात। अब अगर उसने स्क्रैप वैल्यू बताई होती तो हम ले लेते। उसके बाद हमने देखा कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है एलोकेट होनी है 820 पे और 80 पे। किस पे एलोकेट होनी है? 820 पे। और तो टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट में डिवाइड कर देंगे, 820 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा, और अगर एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर पर यूनिट तो वो पॉइंट नहीं आएगा ना। तो वही एलोकेशन वाला तरीका इसलिए नहीं हम कर रहे क्योंकि बाद में हमने करना दूसरा तरीका, वो भी बनता अल्टीमेटली एलोकेशन ही है। लोग प्रोसेस अकाउंट को ना बड़ा मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है। अब देखना, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने पहले कहा था रट्टा लगाना तो फिर वो मसला आता आपको, अगर समझते जाओगे ना तो ये हर स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। आपके पास कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट 30,000। अब इस 30,000 को हमने एलोकेट करना है 820 पे और प्लस 80 पे, 820 पे और 80 पे। हाँ जी, जो भी आंसर आएगा 820 से मल्टीप्लाई, वो पर यूनिट आ जाएगा ना, 820 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आउटपुट का, और अगर इस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो बताएं 820 से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया? 27,333। और 80 से मल्टीप्लाई करके 2,277 आ गया टोटल 30,000। ओके की बात। अब आ जाए अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये है चैलेंज थोड़ी सी कॉमन सेंस वाला, और एक बात तो मैंने आपको क्लियर बता दी कि इसके साथ करना क्या है, कि यूनिट को किस तरह से डील करना है आपने। और अब मैं देखता हूं कि कितनी कॉमन सेंस है भी सही या नहीं, चेक करते हैं। लिखिए जी, इनपुट 1000 यूनिट्स, इनपुट 1000 यूनिट्स, जिस पे मटेरियल की कॉस्ट 12,000, मटेरियल 12,000, लेबर 8,000, फैक्ट्री ओवरहेड 2,000, 5,000 कर लो, 2,000 ज्यादा कम हो जाएगा। मटेरियल 12,000, लेबर 8,000, फैक्ट्री ओवरहेड 5,000। नॉर्मल लॉस 10%। एक्चुअल आउटपुट 920। प्रोसेस कौन करो? हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट 920 यूनिट्स या केजी या यूनिट्स, जो भी से आप बोलते हो। बताया नहीं तो कॉस्ट क्या होगी? बताया नहीं तो कॉस्ट क्या है? बताया नहीं हुआ तो डिस्पोजल की कॉस्ट अब कुछ भी नहीं है, फिर ना स्क्रैप वैल्यू है, डिस्पोजल की कॉस्ट है। ये देखो लाइट ऑन हो रही है, वो नीचे प्रोजेक्टर हो गया, हो गया। ऐसी सिचुएशन के लिए क्या रहना चाहिए। अब हुआ क्या, इसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन।
क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गेन। अब ऑटोमेटिकली अब जरा वापस, क्योंकि इसको समराइज करते हैं, अब पहली बात नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस कोड में आती है और उसके डिस्पोजल कॉस्ट भी आती है। एबनॉर्मल लॉस की अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन हो या कॉस्ट गिवन हो वो नहीं आती। एबनॉर्मल गेन आता है लेकिन उसकी भी एक रिकवरेबल वैल्यू होती है, वो नहीं आएगी। अब हुआ ये कि हमारे पास, हमने सोचा था, पहले सोच के बैठे थे कि 900 यूनिट बनेंगे, लेकिन इस दफा मशीन ने कुछ मेहरबानी की या वर्कर ने कुछ इंसानियत दिखाई, तो हमारे जो एक्सपेक्टेड लॉस है ना वो कम हो गया। एक्सपेक्टेड लॉस ज्यादा हो जाए तो अब नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस कम हो जाए तो अब नॉर्मल गेन। अब जब इस तरह की सिचुएशन में हमने लेजर बनाना है ना, ये जरा ध्यान से लेजर देख लें क्योंकि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। प्रोसेस अकाउंट, सबसे पहले तरीका वही यूनिट और अमाउंट। यहां पर आ गया मटेरियल, यहां पर आ गया लेबर, यहां पर आ गया फैक्ट्री ओवरहेड और यहां पर आ गया एबनॉर्मल गेन। क्योंकि जाहिर सी बात है एबनॉर्मल लॉस, जरा दोबारा, नॉर्मल लॉस हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगा क्योंकि उसमें माइनस ही होना होता है। एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्रेडिट आउट होगा और अगर एबनॉर्मल गेन है तो वापस इन हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहां पर आएगा वही तरीक नॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, तो आउटपुट। अब जो जो गिवन है वो लिख लो। आपके पास यूनिट कितने गिवन है? 1000 और नॉर्मल लॉस की यूनिट कितने हैं? आउटपुट कितनी है? 920। बड़ी साइड का टोटल पहले 1020, इधर भी 1020, तो अब नॉर्मल केस कितना आ गया? ये खुद ब खुद ही आ जाएगा। जब आपने क्वांटिटी वाला कॉलम पूरा करना है ना, ये खुद ब खुद ही आ जाएगा। अब आ जाएगी कॉस्टिंग। याद रखें बाकी सारे कॉलम फेल हो सकते हैं, 3 कॉलम फेल नहीं हो सकते, वो हमारी वर्किंग है। अब नॉर्मल का क्या गेन हो या लॉस हो, आउटपुट का, और एक आएगा वर्क इन प्रोसेस का, मतलब स्टिल जो प्रोसेस के अंदर रहता है। ये जो फेल किया है इसको वर्क इन प्रोसेस में कैसे? नहीं, जो ये पूरा लेजर ही वर्क इन प्रोसेस का है, पूरा लेजर। ये जो आउटपुट है ये भी फिनिश गुड्स नहीं है, ये स्टिल इन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये नॉर्मल गेन का मतलब है आपने सोचा था कि हर दफा 100 यूनिट जाया हो जाते हैं, 900 बनेंगे, 920 बन गए। इसका मतलब है जो अब नॉर्मल लॉस आपने सोचा हुआ था या नॉर्मल लॉस सोचा हुआ था उससे कम नॉर्मल लॉस हुआ है। तो जो कम नॉर्मल लॉस होगा अब नॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस होगा अब नॉर्मल लॉस। अब ये चीजें फेल हो गई, जितनी चीजें फेल हो सकती है वो तो करे ना। ये कितना 12000, 8000 और 5000। अब हमने इसको कॉस्टिंग कैसे करनी है? नहीं 25000 नहीं लिखना क्योंकि अभी इसके अंदर यहां पे भी तो कुछ लिखना है। अब आपने इसका वही कॉस्टिंग का तरीका वही, आपकी कॉस्ट कितनी है? 12000, बल्कि टोटल कॉस्ट करके बताएं 25000। कॉस्ट तो वही है ना, मटेरियल लेबर और ओवरहेड 25000। मैंने इसको किसके ऊपर एलोकेट करना है? क्या इसकी स्क्रैप वैल्यू है? डिवाइड, स्क्रैप वैल्यू होती तो माइनस कर देते, डिवाइडेड बाय। अब मैंने किस पे इसको डिवाइड करना है? अब करने का तरीका कार क्या होता है कि आपके पास 920 टोटल आउटपुट है, -20। देखें आपके पास ये 920 इधर है तो 20। अब नॉर्मल लॉस को प्लस करते थे तो अब नॉर्मल गेन माइनस करेंगे, अब नॉर्मल लॉस प्लस करते थे तो अब नॉर्मल गेन माइनस करेंगे। ये बाद में प्लस माइनस नहीं करना, बाद में डायरेक्ट ही हो जाता है ये। ठीक है, तो कितना आ गई कॉस्ट पर यूनिट? 27.78। अब इस 27.78 को 920 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये उसी तरह कर लो, 25000 को 900 पे डिवाइड कर दो और 920 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? 4468 2
So 555 6. ओके 25,556 और यहाँ पर कितना आएगा फिर उसी वैल्यू को 20 से भी मल्टीप्लाई करें, आप इसको टोटल करें तो ये आपका बराबर आना चाहिए। दोबारा एक बात याद रखें, एबनॉर्मल लॉस का ना गेन आता है, एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू यहां पर नहीं आई। अब आपने कल के लिए जो काम करना है ना, घर से जो करके आना है, वो आई कैप की जो बुक है, प्राइस की वो आपको बुकलेट मिल जाएगा। फिलहाल आपने आई कैप की जो बुक है उसकी ऐसी ना, जैसे जो मैंने प्रोसीजर बताया है ना, यही सारा प्रोसीजर है। आपने आई कैप का तरीकाकार नहीं देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने अपने तरीके से करना है। तो रेंट पे कॉस्ट पर यूनिट को मैच कर लेना। यहां से शुरू हो जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से, एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर 13 तक आपने प्रोसेस कोड बनाकर आना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर, चलो ऐसा करो कि अभी फिलहाल बल्कि कर ही लेना। मैं ऐसी है कि जैसे जितने प्रोसेस कोड हमने बनाया ना, वो सारे उसकी ना प्रैक्टिस की हुई है। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, आपने आई कैप का सॉल्यूशन सिर्फ मैच करना है, देखना नहीं है। और दूसरा काम आपने ये करना है, एक एहतियात, जो आई कैप क्या हुआ नहीं, आंसर मैच करना, सॉल्यूशन प्रोसीजर नहीं देखना, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं जो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं की, कि अगर स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस गिवन होगा ना, उसको आपने इग्नोर करना है। फिलहाल उसकी जर्नल एंट्री होती है और आपने जर्नल एंट्रीज को भी इग्नोर करना है, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बना के आना। हर क्वेश्चन का ना सवाल पढ़ना है और प्रोसेस अकाउंट बना देना, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फर्दर इसको देखें।